Good morning, dear students. Myself, Dr. Mumta Goyal, Head of the Department Botany, SPC Government College, Ajmer. In my last lecture, we discussed about Indian history of plant pathology. Today, we will deal with germ theory of diseases. जर्म थ्योरी डिजीज़ की क्या है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि फाउंडेशन ऑफ साइंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इट वाज लेड इन द अर्ली 19th century when बेनेडिक्ट प्रिवोस्ट, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने काम किया था वीट के ऊपर। और जब उसने वीट पे काम किया था तो ही फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। तो उसके बाद उसने ये बताया कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। जो पहले वाली लाइफ है उसी से लाइफ अराइज होती है। ही स्टडीड स्पोर्स, देयर प्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन and proved conclusively that bunt disease is caused by a fungus which penetrated the young wheat plant. क्या क्या स्टडी किया उसने स्पोर्स स्टडी किए, उनका प्रोडक्शन स्टडी किया, उनका जर्मिनेशन स्टडी किया, और उसने ये प्रूव किया कि जो डिज़ीज़ है वीट की, बंट डिज़ीज़ है, फंगल डिज़ीज़ है, वो यंग वीट प्लांट में पेनिट्रेट कर जाती है। प्रिवोस्ट जो के एक्सपेरिमेंट्स थे, प्रिवोस्ट एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइडेड क्या बताया उन्होंने? द फर्स्ट प्रूफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रोल ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द कॉजेशन ऑफ डिजीज, दैट इज ही क्लियरली एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ पैथोजेनेसिस। सबसे पहला प्रूफ दिया था प्रिवोस्ट ने, और साथ के साथ उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि इंटरप्रिटेशन दिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है किसी भी डिज़ीज़ के डेवलपमेंट में। और अगर हम ये बता देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है, तो उसके साथ साथ ये भी एस्टेब्लिश हो जाता है कि पैथोजेनेसिस अगर हो रही है तो उसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिवोस्ट जो था, ही कंट्रोल द डिजीज़ बाय डिपिंग द सीड्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। उसने क्या किया कि जो डिज़ीज़ थी, बंट डिज़ीज़ थी वीट की, उसके जो सीड्स थे वीट के, जो वीट था उसको उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। जो उसकी फाइंडिंग्स थी, वो फाइंडिंग्स उस टाइम के हिसाब से बहुत आगे थी, और लेकिन उसके साथ जो काम करने वाले थे उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो आगे निकल जाए, और करीब करीब 40 साल तक उसका जो सारा वर्क था वो सब बेकार गया। और जो एपिफाइटोटिक था, पोटैटो ब्लाइट हुआ उसके बाद, फिर उसके बाद वर्कर्स का अटेंशन जो है वो उस डिज़ीज़ के ऊपर गया कि ये पोटैटो ब्लाइट कैसे हो रही है। तो कोई भी डिज़ीज़ अगर है तो उस डिज़ीज़ का आपको, अगर आपने प्रॉपरली उसके ऊपर काम किया है तो साथ ही साथ आपको रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाता है और इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो प्रिवोस्ट फाइंडिंग्स वर अहेड ऑफ हिज टाइम and his contemporaries did not accept his views until 40 years later, when the devastating epiphytotic of potato blight, that is epidemic of potato blight, attracted the attention of workers to plant disease। मतलब एक डिजीज़ से कुछ नहीं हो पाया, दोबारा दूसरी डिजीज़ 40 साल बाद आई, तब लोग जो साइंटिस्ट हैं उनका वापस अटेंशन उस साइड पे गया। ऐसे ही जो लुइस पास्चर है, उसने 1860 में ही स्ट्रांगली फेवर्ड द जर्म थ्योरी गिवन बाय प्रिवोस्ट। तो प्रिवोस्ट ने जो थ्योरी दी थी जर्म थ्योरी, उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया था? लुइस पास्चर ने 1860 में। ही डिसअप्रूव्ड द एरिस्टोटेलियन बिलीफ
in spontaneous generation by publishing evidence that microorganisms arise from pre-existing one and gave the contention life begets life. लाइफ से ही लाइफ का ओरिजिन होता है, इसको उसने ये फेवर किया था। तो स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन है उसको उसने डिसअप्रूव कर दिया था लुइस पास्चर ने, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो उसका कंसेप्ट था वो यही था कि जो प्री एग्जिस्टिंग वन है उनसे ही वो अराइज होते हैं, दैट मीन्स लाइफ बिगेट्स लाइफ। ही ऑल्सो प्रूव दैट फर्मेंटेशन इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमिना रादर देन अ प्योरली केमिकल वन। बायोलॉजिकल फिनोमिना है फर्मेंटेशन, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो बायोलॉजिकल फिनोमिनन हो गया, केमिकल फिनोमिनन नहीं है। इसी तरीके से रॉबर्ट कॉच ने वाइल वर्किंग ऑन बैक्टीरियल डिजीजेस ही पोस्टुलेटेड सर्टेन फंडामेंटल लॉज जो कि कॉच पोस्टुलेट के नाम से जाने जाते हैं। दीज लॉज स्टिल दे होल्ड गुड इन टेस्टिंग द पैथोजेनिक नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आज भी उन जो कॉच पोस्टुलेट हैं उनकी भी अब बहुत अच्छी स्टैंडिंग है उनकी, उनके बेसिस के ऊपर, कॉच पोस्टुलेट के बेसिस के ऊपर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचाना जाता है। तो ये जो कॉच पोस्टुलेट्स हैं जो रॉबर्ट कॉच ने बनाए थे, इन एडिशन ही ऑल्सो डिस्कवर्ड द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रेक्स, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा डिजीज़। और उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, रॉबर्ट कॉच ने ये इस्टेब्लिश्ड जर्म थ्योरी इस्टेब्लिश की थी रॉबर्ट कॉच ने। तो वो जो इसके पोस्टुलेट्स थे वो कहलाते हैं रॉबर्ट कॉच के कॉच पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। अब हम लेंगे नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा एक टॉपिक है मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की। अब जब अगर हम बात करते हैं तो उसके पहले हमें बिगनिंग उसकी लेनी पड़ी, द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। इसमें हम मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो एक जो माइलस्टोन है डिजीज़ का, आयरिश फेमाइन के नाम से फेमस है, उसकी बात करेंगे ताकि हमें माइलस्टोन्स भी पता हों और कैसे डिजीज़ फैली हैं वो हमें पता चलना चाहिए। तो अ मिस्टीरियस एंड टेरिबल potato murrain appeared in Western Europe in the mid-19th century. This potato murrain, और जिसको हम लेट ब्लाइट भी कहते हैं, destroyed, लेट ब्लाइट इसको आज कहा जाता है, पहले इसको पोटैटो म्यूरेन ही कहा जाता है। दिस destroyed the Irish potato crop to the extent that 1 million people died of starvation and malnutrition, and a similar number of people emigrated from Ireland to United States. अब आयरलैंड से यूनाइटेड स्टेट्स में जो वहाँ के लोग थे वो चले गए, माइग्रेट कर गए। वाई? बिकॉज डिजीज़ अकर्ड इन पोटैटो प्लांट एंड दैट डिजीज़ इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पहले उसको म्यूरेन, पोटैटो म्यूरेन के नाम से जाना जाता था, और ये वहाँ का स्टेपल फूड था। पोटैटो वहाँ का आयरलैंड का स्टेपल फूड था। अब जब स्टेपल फूड के ऊपर इस लार्ज स्केल से अगर बीमारी फैल रही है कि वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो स्टार्वेशन हो जाएगा, भूखे मरेंगे, और भूखे मरेंगे तो कुछ तो मर जाएंगे और कुछ माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये केस हुआ था आयरलैंड के साथ, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स यूएस में माइग्रेट कर गए थे। दिस एपिफाइटोटिक of late blight of potato tragically dramatized the importance of plant disease and greatly stimulated the interest of scientists to explore their cause. इतना बुरा हाल हो गया था कि ये जो एपिफाइटोटिक था, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो था, इसने इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज़ बताई, क्योंकि इस लेवल पर कि इतने लोग मर गए और इतने लोग माइग्रेट कर गए, तो साइंटिस्ट का इंटरेस्ट उस साइड आया कि कॉज क्या है इसका, क्यों ये पोटैटो में डिजीज़ फैली। सेवरल इन्वेस्टिगेशंस वर कैरीड आउट एंड दे डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजीजेस एंड ऑफ द पैथोजन।
भाई ये भी हो सकता है, वो भी पैथोजन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और इट वाज लास्टली जिसने इसके बारे में पूरा बताया वो था एंटन डी बेरी, very famous name, Anton D. Barry, who is also known as father of experimental plant pathology या father of modern plant pathology. Anton D. Barry, who finally proved experimentally in 1857 that the causal agent of late blight of potato has been a fungus, and the name of that fungus is Phytophthora infestans. तो ये जो इसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा था उस टाइम पे कि इट वाज अमंग द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज, और इसीलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद अगर हेट्रोसिज्म की बात करें यूरिडिनेल्स में, तो इट वाज मेड क्लियर by his experiments and he gave account of the development and sex in a number of fungi. अब वो तो बताया ही बताया, साथ में यूरिडिनेल्स में हेट्रोसिज्म जो होता है उसके बारे में बताया, और सेक्स जो बहुत सारी फंजाई में सेक्स के बारे में बताया। He was the first to indicate the nature of obligate and facultative forms of life. Obligated क्या होता है, पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है, आज हमें सब कुछ पता है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तब किसी को कुछ ABCD पता नहीं था, और ये कुछ साइंटिस्ट के वर्क ही हैं जो कि लगातार लगे रहने के परिणाम स्वरूप हमें कुछ कुछ पता लगा है। इसी तरीके से J.G. Kuhn he contributed significantly to the studies of infection and development of smuts in wheat plant and promoted the development and application of control measures, particularly seed treatment for cereals. इतना significant रोल है इसका कि किसी जो स्मट वीट प्लांट, जो भी डिजीज़ अगर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट में होती है और लार्ज स्केल पे होती है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसका स्टडी करना, क्योंकि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो हमारी सीधे इकोनॉमी को इफ़ेक्ट डालता है। तो स्मट ऑफ वीट प्लांट के ऊपर इसने काम किया था, और उसके बाद उसने क्या किया कि डेवलपमेंट और एप्लीकेशन किया इसका, कि कैसे डेवलपमेंट होता है डिजीज़ का, इन्फेक्शन कैसे होता है, और कंट्रोल मेजर्स इसका कैसे होता है, ये सारा इसने बताया था। ही पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ पेपर्स ऑन द डिजीज़ ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट्स, और बहुत उसने लिखा था अपनी टेक्स्ट बुक्स में, और उसकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुक है उसका नाम है द डिजीज़ ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, देयर कॉजेस एंड देयर कंट्रोल। इस नाम से इसने किताब बनाई, और उस बुक के अंदर इसने सारा कुछ लिखा, और दिस बुक इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डीलिंग with the climate and soil condition, insects, parasitic higher plants and microorganisms as causes of plant diseases. तो ये पहली बुक थी, इसमें इतना बताया गया पैथोलॉजी के बारे में, इससे पहले कुछ भी नहीं निकला था। तो ये जो है दीज आर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, जो कि बिगनिंग में सारी आई थी, माइलस्टोन्स आए थे, साइंटिस्ट के वर्क थे, उसको आज हमने शॉर्ट में लेने की कोशिश की है। विल कंटिन्यू विथ द सेम प्लांट पैथोलॉजी और हिस्ट्री, इसी का हम आगे लिए जा रहे हैं लगातार छोटे छोटे टॉपिक्स में, क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि पैथोलॉजी है क्या, ये पैथोलॉजी के बेसिक्स इसकी क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है, कैसे ये अराइज हुई, ये सब कुछ पता लग जाएगा। उसके बाद हम पैथोलॉजी में और आगे डेप्थ में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।